थी। और लास्ट में मैंने एक टॉपिक आपको और पढ़ाया था इसमें, वो था आपका सोमेटिक एमरजेंसी किस तरह से होता है। अब एक टॉपिक आपके पास आता है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन। तो कुछ आइडिया इसका आपको नाम से ही हो गया है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को एक नाम और दिया गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। और जैसे कि अब आप लोग लगभग आधी से ज्यादा बायो पढ़ चुके हो, है ना। 11th में आपने पूरा पढ़ लिया है, 12th में भी आपने लगभग लगभग अपना सारा पोर्शन लगभग कवर कर लिया है, क्योंकि इसके बाद की जो जेनेटिक्स के बाद का जो सेक्शन है वो लगभग 12th की 50% बायो जेनेटिक्स से कवर हो जाती है। तो इतना आप कर चुके हो कवर। तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। कोई बताना चाहे जो प्रोटोप्लास्ट क्या है। Sir, plant without cell wall. हाँ, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। जब हम प्लांट में से सेल वॉल को निकाल देंगे, तो जो उस प्लांट सेल में जब सेल वॉल निकाल देंगे तो उस सेल का जो कंटेंट बचेगा वो सारा कंटेंट क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर का कंटेंट। तो हम इसमें करते क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडेशन की यदि बात करेंगे तो सोमेटिक हाइब्रिडेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए हाइब्रिड प्लांट। The process of production of a hybrid plant by fusion of protoplast of two different plant species. Two different plant species. दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज लेंगे, उन दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके हम एक हाइब्रिड प्लांट बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसका प्रोसेस यही देखें, इसमें करते क्या है। देखो हमने क्या करा, जैसे एक प्लांट सेल लिया, प्लांट सेल 1, और एक ये लिया प्लांट सेल प्लांट सेल 1 और प्लांट सेल 2। ये हो गया बाहर का सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर क्या रहेगा, ये सेल वॉल के अलावा जितना मटेरियल है वो सब कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। और ये हो गया इसके अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करा, अब हमने इनको प्लांट सेल को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। 1 को एक अलग टेस्ट ट्यूब में डाला, 2 को एक अलग टेस्ट ट्यूब में। तो ये हमने क्या करा यहाँ पर, प्लेस्ड प्लांट सेल इन टेस्ट ट्यूब
separately with addition of cellulase and protease enzyme। सेल्यूलेज और प्रोटीएज एंजाइम भी डाल दिए और इनको टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लेस कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे हुआ ये कि सेल वॉल ब्रेक हो गई। सेल वॉल ब्रेक, सेल वॉल ब्रेक होने का मतलब क्या बन गया है, अब हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आ गया। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। Placed two of these in one test tube, एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल दिया विद PEG। इसमें एक केमिकल डाला है PEG। PEG है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, इसके साथ डाल दिया। अब पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से क्या होगा, जो इन दोनों का साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर जाएगा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, तो साइटोप्लाज्म जो फ्यूज कर गया तो हमारे पास इस तरह से ये सेल आ गई। इस सेल में साइटोप्लाज्म तो मिक्स हो गया, लेकिन अभी न्यूक्लियस अलग अलग है। तो ऐसी सेल जिनका साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाए, न्यूक्लियस मिक्स ना हो, उसे बोलते हैं साइब्रिड। साइब्रिड, ठीक है। और इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म हाइब्रिड, हाइब्रिड या साइटोप्लाज्म हाइब्रिड। इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिया जाएगा और इस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से इसका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा। न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गया। अब हमारे पास में आ गया ये सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड में जो हमारे पास सेल बनेगा या जो प्लांट बनेगा वो कहलाएगा सोमैटिक हाइब्रिड। तो ये प्रोसेस हो गया पूरा आपका सोमैटिक हाइब्रिड। क्लियर है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखो तो ये बना लीजिए आप सब। फिर इसके बारे में कुछ हम पॉइंट और समझते हैं, जैसे इसके एग्जांपल क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या। ये बना लिया होगा आप सभी ने। अब सोमैटिक हाइब्रिड जो है या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो इसको प्लांट में एक अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और एनिमल में एक अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो इन प्लांट्स इट इज डिस्कवर्ड बाय, प्लांट में इसको डिस्कवर किया था कार्लसन ने। और यदि एनिमल की बात करोगे, एनिमल इट इज डिस्कवर्ड बाय बारस्की ने। एनिमल में इसको डिस्कवर किया था बारस्की ने। और जो सबसे पहला, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है
कि सबसे पहला जो सोमेटिक हाइब्रिड बना था वो क्या था? फर्स्ट सोमेटिक हाइब्रिड, पहला सोमेटिक हाइब्रिड निकोटियाना टोबैको। निकोटियाना टोबैको, ठीक है। और ये निकोटियाना टोबैको किससे बना है? ये बना था, मैं निकोटियाना की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लेंगे ना, निकोटियाना, निकोटियाना लैंग्स ड्रॉफिट या लैंग्स डॉर्फिट प्लस निकोटियाना गैलूचा, ग्लेउचा, निकोटियाना ग्लेउचा, इन दोनों को मिला के बना निकोटियाना टोबैको। एक और एग्जांपल देख लो, ये तो सबसे पहला था। इसके अलावा यदि और एग्जांपल देखेंगे इसके, तो और एग्जांपल आपके पास आ जाएंगे। जैसे एक बना है पोमैटो, ये आपने पढ़ा होगा, किससे बना है? ये टोमेटो प्लस पोटैटो से पोमैटो बन गया। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड राइस बनाए गए, हाइब्रिड राइस बनाए गए, हाइब्रिड कैरेट बनाई गई। आप देखते हो दो तरह की गाजर आपको देखने को मिलेगी, एक तो होती है जो रेडिश कलर की होती है, थोड़ा सा ब्राउनिश या रेड रेड कलर की होती है, और एक आपको थोड़ी सी ऑरेंज कलर की गाजर दिखाई देगी, वो है आपकी हाइब्रिड कैरेट। वो ये हो गए कुछ एग्जांपल सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के। ये सारे पॉइंट लिख लीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के एडवांटेज के बारे में, कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनके हाइब्रिड हम इस टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। तो हाइब्रिड ऑफ asexually reproducing plants can be produced। इसके अलावा हम किसी प्लांट के अंदर अपने डिजायरेबल प्रॉपर्टी वाले कैरेक्टर्स को ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप वैरायटी विद डिजायरेबल ट्रेट्स। इसके बाद जेनेटिक मैनिपुलेशन इसमें इजी हो सकता है। जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब है जीन्स का यूज करना अपने बेनिफिट के लिए। जेनेटिक मैनिपुलेशन इज इजी, और म्यूटेशन को आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। म्यूटेशन आर इजीली एक्सप्रेस। तो ये कुछ बेनिफिट हैं, एडवांटेज हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एम्ब्रियो रेस्क्यू एंड एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो रेस्क्यू, एक ना आपने सुना हो कहीं पर आग लग जाती है तो रेस्क्यू टीम आती है। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, और एम्ब्रियो कल्चर का मतलब है एम्ब्रियो को डेवलप करना। तो इसमें होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं जरा। एम्ब्रियो रेस्क्यू की यदि बात करें तो मान जब सीड क्या करेगा, जो सीड है, कुछ सीड क्या होती है, वो सेल्फ एबॉर्शन शो कर देते हैं। सेल्फ एबॉर्शन का मतलब है कि वो अपने ही एम्ब्रियो को खुद ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे फ्रेजाइल एम्ब्रियो को
सेल्फ एबॉर्शन से पहले हम सीड से अलग कर लें, इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। एम्ब्रियो रेस्क्यू का मतलब है दी सेपरेशन ऑफ fragile embryo, the separation of fragile embryo from seed before its self-abortion is called embryo rescue। इसको कहते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। और जब हमने एम्ब्रियो रेस्क्यू कर लिया तो एम्ब्रियो रेस्क्यू के बाद हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो रेस्क्यू के बाद अब हम इस एम्ब्रियो को कल्चर मीडियम के अंदर ले जाएंगे और कल्चर मीडियम में ले जाके इसको ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा एम्ब्रियो कल्चर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दी आइसोलेटेड embryo grow into plantlet in culture medium is called embryo culture। इसे कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर। ठीक है, और इससे कुछ देख लो एडवांटेज क्या है, एम्ब्रियो कल्चर के क्या फायदे हैं, इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज नंबर 1, सबसे पहली बात कि इसमें हम जो बहुत ही रेयर प्लांट हैं, बहुत कम प्लांट हैं, उनका माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो हेल्प इन माइक्रो प्रोपेगेशन of help in micropropagation of rare plant। माइक्रोप्रोपेगेशन ऑफ रेयर प्लांट, एग्जाम्पल के लिए एक है ये माका पूनो नट। सेकंड है ये उन प्लांट में किया जाता है जिनकी सीड डोरमेंसी में चली गई है। फॉर दोज प्लांट्स इन विच सीड अंडरगो डोरमेंसी। और थर्ड इसका एडवांटेज ये है कि ये क्लोन्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जा सकता है। फॉर क्लोन्स मल्टीप्लिकेशन, क्लोन के नंबर को बढ़ाने के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो रेस्क्यू एंड एम्ब्रियो कल्चर। अब इसके बाद हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो टेक्निक हमारे पास आती है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंथर कल्चर या हैप्लॉइड प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज एंथर कल्चर एंड हैप्लॉइड प्रोडक्शन। एंथर कल्चर की यदि बात करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, एंथर सेल लेते हैं, एंथर को लेते हैं और उसको ग्रो कराएंगे कल्चर मीडियम के अंदर और उससे हमारा हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इन दिस टेक्निक या इन दिस द एंथर ग्रो इन कल्चर मीडियम
टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए हम इसमें एंथर को कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कराते हैं। ठीक है, और ये किस लिए किया जाएगा? ये जनरली किया जाता है इंटर स्पेसिफिक क्रॉप के लिए। इंटर स्पेसिफिक क्रॉप का मतलब जो दो अलग अलग स्पीसीज क्रॉप हैं उनके लिए किया जाएगा। और इंटर स्पेसिफिक क्रॉप्स, जैसे हमने इसमें ना दो क्रॉप्स की एंथर सेल ले ली, ये हमने प्लांट्स ले लिए दो अलग अलग स्पीसीज के। एक का हमने ले लिया जीनोटाइप है कैपिटल ए, दूसरे का है स्मॉल ए, ये प्लांट ले लिया। इनको हमने फ्यूज कराया। इनका जब फ्यूजन कराया यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास F1 हाइब्रिड आ गया, और वो ये आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इसमें हमने कैपिटल ए को अलग किया, स्मॉल ए को अलग किया, और इनका करा दिया हमने क्या? इनका करा दिया हमने PTC, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इससे हमारे पास में आ गया अडल्ट ए प्लांट आ गया, और ये आ गया अडल्ट स्मॉल ए प्लांट। लेकिन ये कैसे हैं? ये हैं हैप्लॉइड, और हमें पता है कि हैप्लॉइड प्लांट का कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये पॉइंट, हैप्लॉइड प्लांट हैज नो कमर्शियल इंपॉर्टेंस। क्योंकि हैप्लॉइड रहेगा तो कैरेक्टर शो ही नहीं करेगा, डिप्लॉइड फॉर्म में ही अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो हैप्लॉइड प्लांट का कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस तो है नहीं। अब क्या करेंगे? अब इन हैप्लॉइड प्लांट के अंदर हम, जैसे एक प्लांट ये आ गया कैपिटल ए, एक स्मॉल ए है, इसमें अब हम ऐड करेंगे कॉलचिसिन। इसमें क्या कर दिया हमने? ऐड कॉलचिसिन। और आपको पता है कॉलचिसिन क्या करेगा? क्रोमोसोम की डबलिंग कर देगा, तो ये हो जाएगा ए यानी कि 2n, ये भी हो गया स्मॉल ए मतलब 2n। तो इसने इसको डिप्लॉयड प्लांट के अंदर कन्वर्ट कर दिया कॉलचिसिन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये हो गया आपका एंथर कल्चर। अब एंथर कल्चर जो है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? एंथर कल्चर डिस्कवर्ड बाय, इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक थे गुहा एंड महेश्वरी। गुहा और महेश्वरी ने इसको डिस्कवर किया था। और जो सबसे पहला प्लांट इससे बनाया गया था, या सबसे पहले इस पर किया गया था, फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन, ये सबसे पहले परफॉर्म किया गया था धतूरा इनॉक्सिया पे। धतूरा के ऊपर इसको परफॉर्म किया गया था, धतूरा इनॉक्सिया के ऊपर। इसके एडवांटेजेस क्या है? देखो, एडवांटेज में सबसे पहली बात तो आपको यही दिखाई दे रही है कि इसमें ना जो प्लांट आते हैं वो प्योर लाइन आते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन प्लांट, एक ही कैरेक्टर वाले प्लांट आप इससे प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें म्यूटेशन का जो रिजल्ट है वो आपको इमीडिएटली देखने को मिलता है, इमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेशन, इमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेशन। तो ये हो गया आपका एंथर कल्चर। अब एंथर कल्चर के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरिस्टेम कल्चर, या फिर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। वायरस फ्री प्लांट हम कैसे बना सकते हैं? तो ये आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे वायरस फ्री प्लांट के प्रोडक्शन के बारे में।
मेरिस्टेम कल्चर, या फिर इसको बोल देते हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। तो इसमें क्या करेंगे हम, मेरिस्टेम कल्चर में हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल लेंगे और मेरिस्टेमेटिक सेल को कल्चर मीडियम में डाल देंगे और उससे हमारे पास न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेरिस्टेम कल्चर। इसमें करते क्या है हम लोग, इन दिस दी मेरिस्टेमेटिक सेल in this the मेरिस्टेमेटिक सेल है placed in culture medium to produce new plant। क्या बोला जाएगा, called मेरिस्टेम कल्चर। इसे हम बोलते हैं मेरिस्टेम कल्चर। अब देखिए, मेरिस्टेम कल्चर में जो आप एक्स प्लांट ले रहे हैं नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, एक्स प्लांट पार्ट वो क्या हो सकता है, वो रूट टिप हो सकता है, शूट टिप हो सकता है, या लीफ टिप हो सकता है। एक्स प्लांट क्या रहेगा इसके अंदर, एक्स प्लांट हो सकता है रूट टिप या शूट टिप या फिर लीफ टिप। और ज्यादातर केस में हम लोग रूट टिप को यूज करते हैं क्योंकि रूट टिप जो होती है ये प्रोटेक्टेड रहती है किससे, रूट कैप से। तो हम यहाँ पर ये लेंगे और इनमें हम क्या निकालेंगे, कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यूज होते हैं जनरली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हम यूज करते हैं, ये करते हैं एपिकल और इंटर कैलरी। एपिकल ले सकते हैं या इंटर कैलरी मेरिस्टम ले सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम या फिर इंटर कैलरी मेरिस्टम हम यूज करेंगे। और इसके अंदर जो आप मीडियम बनाएंगे उस मीडियम में क्या केमिकल रहेगा, कल्चर मीडियम कंटेन साइटोकाइनिन। कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन होगा और एक होगा बीएपी। बीएपी की फुल फॉर्म है बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। ये लेंगे हम कल्चर मीडियम के अंदर। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखो अगर इसका प्रोसेस देखें तो प्रोसेस में क्या करा, हमने कोई एक्सप्लांट लिया और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, यानी कि हमने एपिकल टिश्यू ले लिए, एपिकल मेरिस्टेम लिए, ये लिया टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में ये है कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम में है आपका साइटोकाइनिन और बीएपी, बीएपी है और साइटोकाइनिन है। और इसमें आपने क्या कर दिया, एक्सप्लांट रख दिया, ये हो गया एक्सप्लांट। एक्सप्लांट आपका कुछ भी हो सकता है, रूट टिप हो सकती है, शूट टिप हो सकती है, लीफ टिप हो सकती है, जो आपने यहाँ रखी। और उसके बाद क्या होगा, ये अब दो पैटर्न शो करेगा ग्रोथ के, शो टू पैटर्न ऑफ ग्रोथ। या तो ये एपिकल ग्रोथ शो करेगा, दो पैटर्न कौन कौन से होंगे, कुछ इस तरह से शो करेगा ये ग्रोथ। एक तो क्या करेगा, ये एपिकल ग्रोथ शो कर रहा है, ये टेस्ट ट्यूब हुआ, इसके अंदर ये मीडियम रख दिया था हमने, तो ये जो है प्लांट कुछ इस तरह से ग्रोथ शो करता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, शो एपिकल ग्रोथ। यदि जो एपिकल ग्रोथ शो करेगा तो इसका जो हर एक नोड है, हम ऐसे नोड से इसको कट करेंगे
और नोड से कट करके हर एक नोडल सेगमेंट को अलग अलग प्लेस कर देंगे। एपिकल ग्रोथ जब शो करेगा तो क्या करोगे आप, नोडल सेगमेंट कट करोगे और नोडल सेगमेंट को लगा दोगे ऐसे एपिकल ग्रोथ शो करने का। और यदि ये शो कर रहा है लेटरल ग्रोथ इस तरह से, यदि ये लेटरल ग्रोथ शो कर रहा है, ब्रांचिंग शो कर रहा है, मतलब ये ऐसे ग्रो कर रहा है, इसमें क्या करेंगे, ये शो क्या शो कर रहा है, शो लेटरल ब्रांचिंग, लेटरल ब्रांचिंग ग्रोथ। तो क्या करेंगे, तो इसकी ब्रांच कट करेंगे और ब्रांच कट करके उन्हें फिर हम प्लेस कर देंगे। ब्रांचिंग शो करने पर हम इसकी ब्रांच को अलग अलग प्लेस कर देंगे। और इनसे फिर नया प्लान हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर हमने प्लेस किया है किसको, नोडल सेगमेंट्स को, और यहाँ पर हमने प्लेस किया है लेटरल ब्रांच को। फिर इससे हमारा नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, पीटीसी परफॉर्म करेंगे आगे और नया प्लांट इससे प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया आपका मेरिस्टेम कल्चर। अब मेरिस्टेम कल्चर में हमने इस टेक्निक की हेल्प से कौन कौन से प्लांट प्रोड्यूस किए हैं, तो उसके जरा एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो, या बनाना हो गया, कार्डमम हो गया, कार्डमम मतलब होता है इलायची, इसके अलावा स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, और आपका शुगर केन हो गया, एक आपका स्ट्रॉबेरी हो गया। ये सारे हमने इससे प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेरिस्टेम कल्चर। अब आप लिखिए मेरिस्टेम कल्चर में इसकी एप्लीकेशन या एडवांटेजेस। मेरिस्टेम कल्चर के एडवांटेजेस लिख लीजिए। देखिए नंबर 1, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर germ plasm, it is responsible for germ plasm conservation, it is responsible for germ plasm conservation। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, it help for production of, it help for production of transgenic plant, it help for production of transgenic plant। और थर्ड लिख लीजिए, for the production of virus free plant, for the production of virus free plant। और आपसे इसका यदि रीजन पूछा जाए कि ये वायरस फ्री प्लांट कैसे बना देता है, तो इसके आगे लिखो, इस पॉइंट के आगे, बिकॉज व्हेन अ वायरस अटैक टू ए सेल, बिकॉज व्हेन अ वायरस अटैक टू ए सेल, सेल के ब्रैकेट में लिखो मेरिस्टेमेटिक सेल, then then virus used host cell machinery, then virus used host cell machinery to complete its life cycle, to complete its life cycle, but the meristematic cell get divided
but the meristematic cell get divided before the virus to complete its life cycle. Hence it produce virus free plant. ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वायरस फ्री प्लांट मेरिस्टेमेटिक सेल से किस तरह से बन जाती हैं और क्यों बनती हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा मेरिस्टेम कल्चर या प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। अब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को और देख लेते हैं, 2-3 टॉपिक और हैं। जैसे एक आता है कैलस। कैलस क्या होता है और कैलस कैसे बनता है। कैलस क्या है, जैसे हमने क्या करा, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक सॉल्यूशन डाल दिया, जो कि डाल दिया BAP, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, और इसमें ये लगा दिया एक्स प्लांट। अब होगा क्या, जो ये एक्स प्लांट है, ये एक्स प्लांट एक सेल का मास बना लेगा। तो इस एक्स प्लांट ने क्या करा, यहाँ पर सेल मास ग्रो कर दिया इस तरीके से। ये जो सेल मास बना है, दिस इज कॉल्ड कैलस। तो कैलस क्या है, कैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड, मतलब जो कोई टिश्यू वगैरह नहीं बना रहा है, सिर्फ सेल का मास है। अनडिफरेंशिएटेड, अनरेगुलेटेड एंड अनकंट्रोल्ड सेल मास, इसे बोलते हैं हम कैलस। और जो कैलस है, इसको क्या करेंगे हम, इट कैन बी स्टोर्ड बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा स्टोर कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में करते क्या है, ये आपको पता ही है। इसमें हम -196 डिग्री सेल्सियस पे इस कैलस को रख देंगे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, और फ्यूचर में इसको फिर यूज कर लेंगे। और स्टोर करेंगे किस लिए, और यूज्ड एज एक्स प्लांट मटेरियल, इन फ्यूचर। इन फ्यूचर हम इसको एक्स प्लांट मेटल के रूप में यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा कैलस। और कैलस में एक तो हम केमिकल लेंगे BAP, और दूसरा लेंगे 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म को कल ही बताई थी मैंने, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिडिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया कैलस। कैलस के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मीडियम, तो हमारे पास 2 तरह के मीडियम है। पहला है सेमी सॉलिड मीडियम। सेमी सॉलिड मीडियम, जो सेमी सॉलिड मीडियम है, इसकी क्या खास बात है, ये सेमी सॉलिड नेचर का होगा और इसके अंदर एगरोस पाया जाएगा एज ए जेलिंग एजेंट। इट कंटेन एगरोस एज जेलिंग एजेंट। इसमें एगरोस होता है जेलिंग एजेंट के रूप में जो यूज किया जाता है। दूसरा हमारे पास आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन या फिर लिक्विड। ये कैसा होता है, ये है लिक्विड इन नेचर। ये सेमी सॉलिड नहीं है, लिक्विड नेचर का होता है। और इसके अंदर क्या होता है, नो एगरोस। इसमें एगरोस नहीं होता, एगरोस एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक खास बात है, इसमें ना सस्पेंशन में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एजिटेशन करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, दीज कल्चर आर एजिटेटेड विद 250 to 300 RPM। RPM का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट। इसमें ना एक शाफ्ट लगा होता है, एक डंडी होती है,
जिससे क्या होता है, ये लगातार घूमता रहता है 250 से 300 आरपीएम पे लगातार ये घूमता रहेगा। और जो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज हो रहा है बाय शेकर, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है शेकर। तो उस शेकर से ये लगातार घूमता रहेगा 250 से 300 आरपीएम पे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई शेष में इस रोटेशन की जरूरत क्या है। तो नेक्स्ट आप लिखिए नीड फॉर रोटेशन, नीड फॉर रोटेशन इन सस्पेंशन। नीड फॉर रोटेशन इन सस्पेंशन। सस्पेंशन में रोटेशन की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली बात, रोटेशन की जरूरत क्यों है, ये इसलिए है ताकि जो एक्स प्लांट है उसको प्रॉपर एयर मिल सके और वो ले डाउन ना हो। तो फॉर एरिएशन, फॉर एरिएशन ऑफ एक्स प्लांट, एक्स प्लांट को एरिएशन के लिए, ताकि उसको ऑक्सीजन मिलता रहे। दूसरी बात, ताकि जो इंग्रेडिएंट है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, कल्चर मीडियम में जो इंग्रेडिएंट है वो प्रॉपरली मिक्स हो सके। और तीसरी इसकी जरूरत इसलिए है ताकि जो कैलस है वो इकट्ठा ना हो और वो छोटे छोटे सेल एग्रीगेट में ब्रेक हो जाए। टू ब्रेक, टू ब्रेक द कैलस इनटू सेल एग्रीगेट, छोटे छोटे सेल एग्रीगेट में वो ब्रेक हो जाए, इसलिए इसमें लगातार इसको एजिटेशन करने की जरूरत है। अब इसके बाद एक इसमें ना एक टर्म आती है, सोमा क्लोन्स क्या होते हैं। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में या प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जो हमारे पास प्लांटलेट आ रहे हैं, वो प्लांटलेट जो सोमेटिक सेल से बन रहे हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर होंगे, एक्स प्लांट की तरह सिमिलर हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग सोमा क्लोन्स। तो इसमें सिंपल है, लिख लीजिए सोमा क्लोन्स के अंदर these are the new plantlets, these are the new plantlets produced by PTC, produced by PTC from the somatic cell, from the somatic cell, and they are similar, they are similar to their parents, they are similar to their parents। ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्स प्लांट, इन्हें बोलते हैं हम लोग सोमा क्लोन्स। फिर एक हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, सोमेटिक वेरिएशन। मैं पहले गई थी मम्मी तो अपने देखिए बिना मन सोमेटिक वेरिएशन की अगर बात करें तो सोमेटिक वेरिएशन का मतलब है कि जो हमारे नए प्लांटलेट्स आए हैं, जो सोमा क्लोन्स आए हैं, जो नए प्लांट्स आएंगे, उन नए प्लांट्स में जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं या प्लांट टिश्यू कल्चर से जो नए प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें कुछ जेनेटिक या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे जो उनके एक्स प्लांट से अलग होंगे। तो ऐसे वेरिएशन को बोलेंगे हम सोमेटिक वेरिएशन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग, एक नाम और दिया गया है सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो ये भी आप लिख लीजिए, the morphological and genetic variation, the morphological and genetic variation observed in new plants, the morphological and genetic variation observed in new plants produced by plant tissue culture are called
soma clonal variation are called soma clonal variation। तो इस टॉपिक के साथ हमारा जो ये पोर्शन है डोमेस्टिकेशन इन प्लांट ये कंप्लीट हो जाता है। और जो हमारे कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं 13 तारीख वाले आपके टेस्ट में ये चैप्टर इतना ही आएगा। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका जो हाफ पार्ट है अब जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। 10 के बाद हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम शुरू करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि उसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमन के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से करके रखेंगे। बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।